हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 152, जिसमें हम देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार। तो ध्यान दे दोस्तों, व्यतिरेक अलंकार क्या होता है इस बात पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उपमेय और उपमान, ध्यान से सुने। ठीक है, उपमेय और उपमान। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने देखे कि जो उपमान था उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ठीक है, उपमेय क्या था कि इस पर डिपेंड था, किस पर? उपमान पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्रोसेस है वो उल्टा हो गया है, व्यतिरेक। ठीक है, व्यतिरेक यानी कि जो उपमेय है इसमें उपमान क्या है कि मुख्य हो गया था अभी तक जो हम देख रहे थे। ठीक, लेकिन अब क्या है कि जो उपमान है उसकी बात नहीं होगी, बात किसकी होगी? उपमान महत्वपूर्ण नहीं होगा। कौन होगा महत्वपूर्ण? उपमेय। ठीक है, उपमेय महत्वपूर्ण होगा हमारा, यानी कि ये। ठीक, यानी कि उपमान की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा किसको ज़्यादा महत्व दिया जाए? उपमेय को। यानी कि उपमेय को ज़्यादा महत्व जब दिया जाएगा, पहले क्या था कि उपमान को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। दूसरी बार क्या हुआ कि व्यतिरेक में अब है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय को महत्व ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, पहले हम तुलना करते थे जिसमें हम उपमान सामने रखते थे और उससे तुलना करते थे या समानता दिखाते थे। ठीक है, तब जा करके हम वर्णन करते थे पंक्तियों में किसी चीज़ का। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब हमें उपमान की उतनी खासी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि जो उपमेय है, उपमेय को ही, जो जिसकी तुलना की जा रही है उसी को ही हम महत्वपूर्ण मान लेंगे। किसकी अपेक्षा? उपमान की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, व्यतिरेक अलंकार। ठीक, देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, सम सुबरन सुख माकर, सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक है, एक देखो पंक्ति में, देखो पहले शब्द छाटा करो कि शब्द कोई अपोजिट वर्ड तो नहीं है, कोई किसी का पर्यायवाची तो नहीं है। ठीक है, तो पहचान आपको ऐसे बनानी है, जो आप व्याकरण पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करना सीखें। जिस दिन आपको व्याकरण का इस्तेमाल सही ढंग से करना आ जाएगा, उस दिन आपकी सारी समस्याएं ही भाषा को लेकर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जब तक आप इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, बार बार करें। जब आप किसी चीज़ को पढ़ें, वाक्य को पढ़ें, पंक्ति को पढ़ें, तो उसमें ढूंढने की कोशिश करें कि कहीं यहाँ पर कोई व्याकरण से जुड़ी कोई और बात तो नहीं है। हालांकि वो अपना वाक्य पूरा अपने आप में ही एक व्याकरण का ही एक भाग है। ठीक है, तो ये भी बात है, लेकिन अगर अलंकार पढ़ें तो खास ध्यान रखें पंक्तियों पर, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। और ध्यान दें कि कोई किसी का विलोम शब्द तो नहीं है, कोई किसी का पर्यायवाची तो नहीं है, कौन सा एक वचन में है, कौन सा बहुवचन में है, जब कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण है, ये सारी चीज़ें जब आप पकड़ना शुरू करेंगे, मतलब समझना शुरू करेंगे, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ध्यान दें, पंक्ति है, सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक है, तो कोमल और कठोर क्या है? ये कोमल और कठोर दो विपरीत शब्द हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार का छंद है, इसमें पूछ रहे हैं कि प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, ये बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कौन सा अलंकार है इसमें? व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार है। कैसे है, व्याख्या देखते हैं, गौर करें दोस्तों, ध्यान दें। जब किसी विशेष गुण के कारण, यानी कि कोई विशेष गुण है और उसकी वजह से जब उपमेय को, ठीक है, उपमान की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? उपमान की अपेक्षा किसको? उपमेय को। ध्यान रखें। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे
दिया जाए अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन ज्यादा हो। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण कौन हो गया, उपमेय महत्वपूर्ण हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार में। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, तो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर जब भी व्यतिरेक अलंकार की बात आएगी तो आप अपने दिमाग में सिर्फ उपमेय को रखें कि उपमेय महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसकी तुलना में, उपमान की तुलना में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों, व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, तो क्या है पंक्ति, सम सुबरम सुखमाकर सुखद नथोर सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। ठीक, तो ये बात है। तो ध्यान दे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार पूछ रहे हैं, पंक्तियां देखते हैं। रघुवर जस प्रताप के आगे, जस मीन्स यश। ठीक है, यश कीर्ति होती है ना। ठीक है, यानी ख्याति। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। चंद मंद, चंद यानी चंद्रमा, मंद रवि, ठीक है, तापहि त्यागे, तापहि यानी कि सूर्य अपने उसको भी त्याग देता है, किसको, तेज को। ठीक है, यानी गर्मी। ठीक, तो कुछ ऐसा अर्थ है। देखते हैं क्या है प्रश्न, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्ति क्या थी, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मन, यानी रघुवर का जो यश है, कीर्ति है, उसके आगे तो सूर्य चंद्रमा भी अपना क्या है कि चंद्रमा है वो भी मंद हो जाता है, और जो सूर्य है वो भी अपना तेज है, यानी कि जो रोशनी है वो भी कम कर देता है, कुछ इस तरह का। तो इसमें है अलंकार दोस्तों कौन सा, ऑप्शन डी, व्यतिरेक। व्यतिरेक यानी कि भाई देखो प्रश्न में चंद्रमा भी फेल हो गया। कौन, चंद्रमा, जिसमें हम देख रहे थे कि रूपक में और उपमा इन सब में हम देख रहे थे कि ये महत्वपूर्ण बहुत थे। व्यक्ति छोटा था और ये चीजें बड़ी थी, यानी कि उपमेय छोटा था, उपमान बड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि उपमेय बड़ा हो गया और उपमान छोटा हो गया। ठीक है, उपमेय बड़ा हो गया, उपमान छोटा हो गया। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया और जो प्राकृतिक चीजें हैं वह उसके सामने फीकी पड़ गई। व्यक्ति कौन, रघुवर जस, रघुवर, रघुवर कौन है, श्री राम, यानी उनके यश और कीर्ति के आगे तो ये सूर्य चंद्र भी फेल हैं, कुछ ऐसा अर्थ है। देखते हैं व्याख्या, ध्यान दें। तो पहले क्या है कि इसमें पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। क्यों, क्योंकि रघुवर कौन है, रघुवर उपमेय है। क्या है, उपमेय। उपमान कौन है, उपमान है चंद और रवि, चंद और रवि। ठीक है, तो ये उपमान है, यानी कि ये कम हो गए हैं, ज्यादा किसकी वैल्यू हो गई, तो रघुवर की, यानी श्री राम की। ठीक है, तो उपमेय महत्वपूर्ण हो गया है इसमें, इस वजह से यहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। पंक्ति की व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। ठीक है, क्या है व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर राम का गुण, किसका, राम का गुण क्या है, उपमेय है। राम का गुण, यश, प्रताप, ये सब क्या है, राम के गुण ही तो हैं, और ये क्या है, उपमेय है। जबकि चंद्रमा तथा सूर्य के गुण क्या है, उपमान है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा कैसा होता है, मंद होता है, शीतल होता है, रात में निकलता है ना। ठीक, और रवि यानी कि सूर्य कब निकलता है, दिन में। ठीक है, ये इनके अपने गुण हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। ठीक, तो चंद्रमा और सूर्य के गुण क्या है, उपमान है, और इन दोनों से ही ज्यादा किसका उत्कर्ष है, तो राम के गुणों का उत्कर्ष है। राम के गुणों का उत्कर्ष है, जो कि एक प्रकार के उपमान है। ठीक, सॉरी, उपमेय है ना कि उपमान, उपमेय है ना कि उपमान। तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगली पंक्तियां हैं, ध्यान से देखें। अलंकार पूछा जा रहा है पंक्तियों में, कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति देखेंगे पहले, क्या है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, विष मीन्स जहर। ठीक है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, दिन मलिन सकलंक। ठीक है, सिए मुख समता पाव, समता यानी समानता, सिए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक, रंक मीन्स राजा और रंक होते हैं ना। ठीक है, किमी चंद बापुरो रंक। ठीक,
तो यहाँ पर क्या है, तो इस पंक्ति में, ठीक है, इस पंक्ति में उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ खास विशेषताएं दिखाई गई हैं, इस वजह से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। तो पहले हम देखते हैं क्या है यहाँ पर, व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है, व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ पर कैसे, देखो ध्यान से सुनिए, व्याख्या देखते हैं क्या है व्याख्या, गौर करेंगे। तो दोस्तों गौर करें व्याख्या पर, जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषताएं दिखाई जाएं, वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। आगे देखें, समुद्र मंथन हो रहा था ना, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से चंद्रमा का भी जन्म हुआ था, ठीक है। तो जो समुद्र मंथन के 14 रत्न थे उनमें से एक चंद्रमा का भी जन्म हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ, किसका, चंद्रमा का। विष कौन है, विष इसका भाई है, ठीक है। और दिन में यह तेजस हो जाता है, कैसा हो जाता है, दिन में यह तेजस हो जाता है और कलंक से भी भरा हुआ है, किससे, कलंक से भी भरा हुआ है, यानी कि चंद्रमा में दाग भी हैं, ठीक। बेचारा गरीब चंद्रमा, रंक शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, पंक्ति देखो नीचे दी गई है व्याख्या के, ठीक है, अगले प्रश्न में है भले ही, लेकिन आप देखें, ठीक। तो यानी कि बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, यानी कि सीता का मुख इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि जो चंद्रमा है वो कैसा हो गया है इसके सामने, यानी कि एक तो खारा तो है ही जन्म से, ठीक है, विष से, जहर भी भरा हुआ है इसके अंदर, और तेजस हो जाता है, तेजस भी है और कलंक भी है। तो यानी कि चंद्रमा में क्या दिखा दी, चंद्रमा में भी कमियां दिखा दी गई हैं व्यतिरेक अलंकार में, ठीक है। और यानी कि जब आप किसी की वैल्यू कम करते हो तो मतलब कमियां छांटते हो ना, गुण और अवगुण ही तो देखते हो। तो जो अभी तक गुणों से भरा था चंद्रमा, अब वो किससे भर रहा है, अवगुणों से। और गुण किस में ज्यादा दिखा दिए गए हैं, सीता में। सीए जो शब्द आया है ना दोस्तों, सीए मीन्स सीता, ठीक है। तो सीता मुख समता पाव, समता मीन्स समान, सीता के मुख के समानता कहाँ पाएगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, तो इस वजह से यहाँ उपमान से सकारण, उपमान से ज्यादा उत्कर्ष दिखाया गया है, किसमें, सीता में, यानी कि उपमेय में। सीता कौन है, उपमेय है, ठीक है, सीता का मुख। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो गया, क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो गया। स्क्रीन पर देखते रहें, मैं नीचे पंक्ति एक बार फिर से पढ़ती हूँ व्याख्या के नीचे, ठीक है, ध्यान दें। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, जन्म सिंधु मीन्स खारा, जन्म से ही खारा है, ठीक है। और बंधु विष, और जो भाई हैं वो भी इसके कैसे हैं, विष जो है, विष इसका भाई है। और मलिन स कलंक, और इस पर कलंक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भले कैसे ही सीता के मुख की समानता कर सकता है। और ये गरीब, रंक भी है, गरीब भी है ये चंद्रमा, तो ठीक है, देखो, ठीक। तो इसकी तुलना भले ही, इसकी समानता सीता के मुख से कैसे की जा सकती है, कितना बेहद सुंदर उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला अलंकार है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। ध्यान से देखें, पहले तो इस शब्द को ही देखें, अति मीन्स बहुत ज्यादा, शयोक्ति, ठीक है, अतिशय, उक्ति, लास्ट में क्या है, उक्ति यानी पंक्ति, ठीक है। जब किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति होती है। जैसे आपके कुछ दोस्त लंबी लंबी बातें फेंकते होंगे, ठीक है, कि भाई मेरे घर में तो ये है फरारी, ठीक है, मेरे घर में तो ये है, सही है, मैं तो रोज फ्लाइट से ही आता हूँ ट्यूशन, सही है, कुछ इस तरह के, यानी कि लंबी लंबी बातें फेंकना,
ठीक है, जबकि वह वास्तव में नहीं होती। ठीक है, होती है लेकिन उतनी नहीं होती कि जितनी की वह बता रहे हैं। ठीक है ना। तो होंगे कुछ आपके मित्र भी होंगे ऐसे, ठीक, जो मतलब अपनी वास्तविकता को छिपाते हैं। खैर वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, हम अपनी जो आम भाषा में कहते हैं कि ज़्यादा फेंक मत। क्या कहते हैं, ज़्यादा फेंक मत, हमें सब पता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जो फेंकना होता है यानी कि बातों को फेंकने वाला, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अतिशयोक्ति कर रहा है आपके सामने, और आपको बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, बिना अपना समय गवाए वहाँ से खिसक लेते हैं, यानी कि उस जगह से हट जाते हैं कि चलो भाई, नहीं तो ये तो हमारी पूरी खोपड़ी खाली कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से तो ध्यान दें, अतिशयोक्ति मीन्स फेंकना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ठीक, तो देखते हैं, इसका बेहद सुंदर उदाहरण है कि हनुमान की आग में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि ये इतना उदाहरण प्रसिद्ध है कि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगाई ही थी कि इतने में सारी लंका जल गई। ठीक है, और जितने भी निशाचर थे सारे भाग गए। ठीक है, तो मतलब अभी आग लगाई ही थी कि इतना बड़ा मतलब सीन हो गया, मतलब कांड हो गया। मतलब ऐसा हो सकता है क्या, है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये मतलब ठीक है, आग लगाई होगी तो मतलब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो आग लगी होगी, ये बात ठीक है, सही है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी तेजी से सारे लोग चले जाएंगे, पूरी लंका जल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो अतिशयोक्ति हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, अतिशयोक्ति। देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार से के संबंध में प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्नों पर, ध्यान दें। नित प्रति पुण्यो ही रहे, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास, आनन ओप उजास। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अच्छा उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखें, क्या है, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार है प्रस्तुत पंक्ति में। क्या है पंक्तियां, देखते हैं व्याख्या। तो ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दे दोस्तों स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है, पंक्ति का अर्थ क्या है कि जो नायिका है उसके मुख पर व्याप्त उजाले से, वहाँ रोज क्या होता है, जो नायिका है उसके मुख पर क्या है, उजाला, यानी चेहरा इतना चमकदार है नायिका का, ठीक है, कि उसके उजाले से ऐसा लगता है कि रोज पूर्णिमा ही रहती है। क्या रहता है, ऐसा लगता है कि रोज पूर्णिमा ही रहती है, यानी कि पूरा चांद निकल आता है, ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब इतना उजाला है उस नायिका के, यानी कि चांद पूर्णिमा, और मतलब पूर्णिमा का निकलना, पूरे चांद का निकलना, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतना उजाला है उसके चेहरे में। ठीक, तो मुख सौंदर्य का, मुख जो नायिका का मुख है उसके सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर ही वर्णन किया गया है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर नित्य प्रति यानी कि प्रत्येक दिन, पुण्यो ही रहे यानी कि पूर्णिमा ही रहती है। ठीक है, आनन ओप उजास यानी कि जो नायिका है उसके मुख पर जो चमक है उसकी रोशनी से। ठीक है, तो यानी इतना चमकदार चेहरा है कि ऐसा लगता है कि रोज पूर्णिमा ही होती है। ठीक, तो ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।